जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 15 में आए। पेज क्वेश्चन नंबर 36 का बी। कल वाला 15 मिनट वाला लेक्चर ले लिया, हाथ खड़ा करते हैं ज़रा। ओके, कितने ने आज लेना है? 15 मिनट मांगे थे तेरे से बबलू। फ़ायदा हुआ था वैसे उसका? बोंगी मारी थी एक दो बच्चों ने इधर बैठे हुए उन्होंने, प्रोसीजर इन अपील वाले में। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसील्ड एसेट, कंसील्ड एसेट का कॉन्सेप्ट आपने बताना है। एंड स्टेट द पावर ऑफ कमिश्नर, और कमिश्नर की ताकत बताएं कि वो क्या खाता है। स्टेट द पावर ऑफ कमिश्नर रिलेटिंग टू कंसील्ड एसेट। तो कंसील्ड एसेट की डेफिनेशन देंगे और ये बता के आएंगे कि पहले आप कच्चा असेसमेंट ऑर्डर इशू करेंगे और एस वन उसको पक्का कर लेंगे। याद आ रहा है प्रोविजनल असेसमेंट? अच्छा जी, सेक्शन 136 निकाल लें। ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ADRC। ये 5-10 मिनट की चीज़ है। आज मैंने असल में किताब में जितनी पेंडिंग चीज़ें रहती हैं ना वो करवानी है। पेज 340 पे आ जाए, 341 पे, 341। बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर आप असेसमेंट ऑर्डर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं कोर्ट में तो आप साबित करें कि असेसमेंट ऑर्डर गलत था। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ तो आप ही साबित करें कि मैं नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली अगर कोर्ट में आप जा रहे हैं तो आप ही ने साबित करना है कि कमिश्नर गलत है और मैं सही हूँ। मेरे से ज़्यादा बड़ा भोला तो है ही कोई नहीं, भोला। इफ़ टैक्स पेयर फाइल्स एन अपील, अगर एक टैक्स पेयर क्या फाइल करे? अपील। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर, ये किसकी जिम्मेदारी है? टैक्स पेयर की। कि साबित करे, क्या साबित करें? डेट द असेसमेंट ऑर्डर डज नॉट करेक्टली रिफ्लेक्ट द टैक्स, कि जो कमिश्नर ने मुझे असेसमेंट ऑर्डर भेजा ना 121 या 122 वाला, वो गलत है। आप साबित करें कि कमिश्नर का असेसमेंट ऑर्डर गलत है। लिख लें, कुछ नहीं होता 121 122 में, अपने लिए नहीं लिख रहा होता कि घर जाके मैंने रिवाइज करना है। तो किसी को इस क्लास में सफ़ा ना मिला हो जो बांटा है, आप तो लेट आए हो ना, जल्दी आने वाले को। और किसी को सफ़ा ना मिला उस क्लास में, हाथ खड़ा कर दें। उस क्लास में अब्दुल्ला सफ़ा नहीं मिला। अच्छा, तो इफ़ अ टैक्स पेयर फाइल्स एन अपील, अगर एक टैक्स पेयर अपील फाइल करता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? साबित करना कि टैक्स पेयर सही है और कमिश्नर गलत है। टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है। इन अदर केसेस, अदर केसेस से क्या मुराद है? नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया तो आप साबित करें। क्या साबित करें? हाईलाइट कर लें, द डिसीजन इज एरोनियस, कि डिसीजन गलत है। मैं तो नहीं मानता इस बात को कि मैं नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ओके, assessments giving effect to an order, assessments giving effect to an order, page number 341। अच्छा, ये कोई सेक्शन है यार 124। इसका मतलब है ये सेक्शन उस रिदम में नहीं चल रहा जिस रिदम के अंदर जो है, अब्दुल्ला को बुलाओ जरा। अच्छा, ये सेक्शन उस रिदम में नहीं चल रहा जिस रिदम में हम चल रहे थे अपील्स में। अपील्स का सेक्शन था 127, 28, 29, 30 और हाई कोर्ट वाला था 133। ये सेक्शन उस रिदम में चल रहा है जिस रिदम में 120, 21, 22, 23 चल रहा था। अब्दुल्ला ज़रा मैं पॉज कर रहा हूँ, पॉज करो ज़रा, कॉपीज़ बांट दो जिस इसको बांटनी है। नहीं, आप अपने आप से कह रहे। सेक्शन 124, ये जो सेक्शन है ना, डेट इज़ इन रिदम ऑफ सेक्शन 122, 23। और ये सेक्शन ना कमिश्नर ने कुछ करना है, अब एपेलेट अथॉरिटीज ने कुछ नहीं करना।
कमिश्नर ने कुछ करना है। इस सेक्शन का नाम है असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन एपेलेट ऑर्डर। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन एपेलेट ऑर्डर, कोर्ट के फैसले के बाद। और इसकी आसान इंग्लिश है असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट ऑर्डर भी कहते हैं, एपेलेट ऑर्डर भी कहते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को कोर्ट ऑर्डर भी कहते हैं और एपेलेट ऑर्डर भी कहते हैं। असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर / असेसमेंट आफ्टर एपेलेट ऑर्डर। जरा कोर्ट के ऑर्डर्स पर नजर मार आते हैं, तायराना निगाह डाल के आते हैं आज हम कोर्ट के ऑर्डर्स पर। पेज 339 सेक्शन 133 जजमेंट यानी फैसला, इसे कहते हैं एपेलेट ऑर्डर यानी कोर्ट का फैसला। अब आप आए पेज 338 पे, ढूंढे कंफर्म मॉडिफाई किधर लिखा हुआ था। हाँ, ये पेज 338 है ना। ये भी हैं सारे क्या, एपेलेट ऑर्डर, कोर्ट का फैसला। मे बी कंफर्म, मे मॉडिफाई और मे कैंसल। कोर्ट के फैसले को क्या कहते हैं, एपेलेट ऑर्डर, जहां कंफर्म मॉडिफाई लिखा हुआ है। और पेज 337 पे भी आपको यही मिलेगा। पॉइंट 1 में 129 के 1 की हेडिंग दे दें, एपेलेट ऑर्डर। 129 का 1 एपेलेट ऑर्डर। तो कोर्ट का फैसला, जिसे कंफर्म, मॉडिफाई और एनल कहा था हमने, ये कोर्ट के फैसले को कहते हैं एपेलेट ऑर्डर। लेकिन इसी एपेलेट ऑर्डर का अच्छा नाम हाई कोर्ट के केस में हमने शायद जजमेंट भी रखा था, लेकिन इन सब का नाम एक जनरल नाम है एपेलेट ऑर्डर, कोर्ट का फैसला। ओके, अब आई होप सारे हजरात तशरीफ ले आए हैं। फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। पेज 342 आपने रिटर्न जमा करवाई, जो क्या बन गई बोलें, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। पेज 342 रिटर्न जमा करवाने के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हुई आपकी। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हुई। जब मैं बोलता हूं फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हुई, तो आपके जहन में क्या आता है? मैं ज़रा बताता हूं क्या आता है आपके जहन में। आपके जहन में आता है कि इसके साथ डिमांड नोटिस आया होगा। अब मुझे बोलने दीजिएगा। आपके जहन में आता है इससे पहले शो कॉज नोटिस इशू हुआ होगा और 120 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट हुई होगी। आपके जहन में आता है इससे पहले घूरी पड़ी होगी, नोटिस ऑफ ऑडिट आया होगा। और आपके जहन में आता है अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट अमेंडमेंट विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हो गई। अल्लाह का शुक्र है, ये सब कुछ आपके जहन में आता है, अच्छी बात है। तो जब मैं बोलता हूं फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, तो आपके जहन में क्या क्या आना चाहिए? इससे पहले क्या इशू हुआ होगा, उससे पहले नोटिस ऑफ, और ये अल्लाह का शुक्र है इस साल के 5 साल के अंदर अंदर ही हो गई है फर्स्ट अमेंडमेंट। और इसके साथ क्या आया होगा, डिमांड। तो ये सब कुछ आपके जहन में आना चाहिए। अगर आपके जहन में नहीं आता तो जहन में मसला है, अभी थोड़ा सा उसको सेट कराएं, यानी याद करें अच्छी तरह। कितने दिनों में आपने अपील करनी होती है कमिश्नर अपील को? 30 दिनों में। लेकिन अगर कोई रीजनेबल कॉज हो तो 30 दिनों के बाद भी आप अपील कर सकते हैं। आप कह रहे हैं मेरी 9 लाख इनकम नहीं है, मेरी 6 लाख इनकम है, आपने अपील कर दी। अपील का फैसला कितने अरसे में सुनाना होता है कमिश्नर अपील ने? किसी को याद हो? 120 दिनों में कमिश्नर अपील ने अपील का फैसला सुनाना होता है। कमिश्नर अपील डिसाइडेड द केस एंड नेक्स्ट अपील वाज फाइल्ड इन एपेलेट ट्रिब्यूनल। और अब एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया कि नहीं बबलू आपकी इनकम 9 लाख ही है।
ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला है या जो कमिश्नर अपील का फैसला है, इन दोनों को कहते हैं एपलेट ऑर्डर। इनको क्या कहते हैं? एपलेट ऑर्डर। ये जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ऑर्डर भी, कोर्ट ऑर्डर, जब कोर्ट का फैसला आ गया यानी एपलेट ऑर्डर आ गया, बोथ आर रिलैक्स नाउ, दोनों ठंडे पड़ गए हैं, बोथ आर रिलैक्स नाउ। दोनों कहते हैं छोड़ो यार आगे किस कोर्ट में जाना, शायद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, आगे कोर्ट में आप जा भी नहीं सकते, और दोनों पार्टीज रिलैक्स हो गई। अब भाईजान एक फॉर्मेलिटी है, बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी है, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कमिश्नर को टाइम मिले ना किसी भी दिन, तो कमिश्नर जाए अपने घर जाके, आपके घर जाना, एक ऑर्डर भेज दे, असेसमेंट ऑर्डर है। असेसमेंट ऑर्डर, ये कौन सा असेसमेंट ऑर्डर है? ये आज वाला असेसमेंट ऑर्डर है जो हम पढ़ने लगे हैं। इस असेसमेंट ऑर्डर का नाम है असेसमेंट आफ्टर, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कमिश्नर 2 साल बाद जाके कभी भी टाइम निकाल के कह दे, यार वो जो कोर्ट ने कहा था ना, तुम्हें याद है वो 9 लाख वाली बात हमारी फाइनल हो गई है, अब इंशाल्लाह जो है मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा ना, मैं आगे अपील करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा तुम्हें ऐसे ही बता दूं, आपको बात भी भूल चुकी होगा। ओ अच्छा यार, ये उसी तरह जिस तरह आपके भाई की शादी हो और आपके घर कार्ड लेके आ जाए, यार ये मैं आपको छोटा सा शादी में इनवाइट करूँ, आपने रख के लाई, यार मैनू तो इनवाइट करना है, मैं खुद अपने दोस्तों को इनवाइट कर बैठा हूँ मुझे। अच्छा, तो बाय दिस डेट कमिश्नर शुड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर। इट इज कॉल्ड एज अपील इफेक्ट ऑर्डर, या इसका नाम है असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर से मुराद एपलेट ऑर्डर। इसका मुश्किल नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर और आसान नाम है असेसमेंट आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो आपने घर जाके ना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं पढ़नी, वो तो ऐसी मैंने आपको ज़रा रिवीजन कराई थी। आपने घर जाके बस इतनी सी पिक्चर आपके जहन में होनी चाहिए। किसका फैसला आ गया जी? जज साहब का। जज साहब का फैसला आने के बाद कितने अरसे के अंदर अंदर कमिश्नर फॉर्मेलिटी पूरी कर दे? 2 साल के अंदर। वो 2 साल कौन से हैं? जिस साल जज का फैसला आया उसके आखिरी दिन के बाद 2 साल के अंदर अंदर। ज़बानी याद करें जी। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर, ये असेसमेंट ऑर्डर है, इसका नाम मुश्किल नाम अपील इफेक्ट ऑर्डर है। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर, ये भी लफ्ज लिखो ना, वेयर एन असेसमेंट इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। बस अब बात खत्म हो गई। इट शैल बी इशूड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर in which the court order is served. Where an assessment order is to be issued after court order, it shall be issued within 2 years after the end of the year in which the court order is served. Where an assessment order is to be issued after court order, the commissioner shall issue the, यही असेसमेंट ऑर्डर का मुश्किल सा नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, देन द कमिश्नर शैल इशू द असेसमेंट ऑर्डर, यही असेसमेंट ऑर्डर, यही वाला, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद द एपलेट ऑर्डर इज सर्व्ड। तो यानी अगर 31 मई 12 को मिला है तो 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14 होगा ना, 30 जून 14, 2 साल के अंदर अंदर। अच्छा, अब मैंने कहा आपको ना डायग्रामों में आपने पिछली कहानी नहीं देखनी, पिछली कहानी नहीं देखनी, आपने बस ये इस तरह कहानी देखनी है, बस ये देख लें। यार हाई कोर्ट का कोई फैसला आया है और हाई कोर्ट ने कहा कि पैसे जो है ना, आपकी इनकम 6 लाख ही है शायद, और आपको रिफ़ंड कर दें। अगर आप रिफ़ंड करना है ना, फिर डिले ना करें, अब आप उसे 2 महीने के अंदर अंदर जो है ना ये ऑर्डर इशू कर दें। ठीक है, तो ये अंग्रेजी ऑलमोस्ट वही वाली बन जाएगी।
वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय एपेलेट अथॉरिटी, बोले वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय एपेलेट अथॉरिटी, द असेसमेंट ऑर्डर विल बी इशूड। इस असेसमेंट ऑर्डर का मुश्किल सा नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर। अपील इफेक्ट ऑर्डर, वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय एपेलेट अथॉरिटी, द असेसमेंट ऑर्डर shall be issued within 2 months। अब किसी साल के एंड से नहीं गिनना, फ्रॉम द डेट ऑर्डर इज सर्व्ड। तो ये एक फॉर्मेलिटी सी है अगेन, इसके साथ आप रिफंड भेज देंगे। द रिफंड का मुश्किल सा नाम पढ़े, डायरेक्ट रिलीफ। वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट, द कमिश्नर शैल इशू, नहीं अपील इफेक्ट ऑर्डर मुश्किल नाम है, द कमिश्नर शैल इशू असेसमेंट ऑर्डर विद इन 2 months ऑफ द डेट द कोर्ट ऑर्डर इज सर्व्ड। तो जब आपको रिफंड मिले या डायरेक्ट रिलीफ मिले तो कितने अरसे के अंदर अंदर ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए? 2 महीने के अंदर। ये एक असेसमेंट ऑर्डर है जो किसने बना के भेजना है? कमिश्नर ने। अच्छा जी, इस ऑर्डर में अगर कोई मसला है तो 127 में लिखा हुआ था, आप कमिश्नर अपील के पास दोबारा जा सकते हैं, 127 में लिखा हुआ था। अच्छा, वेयर असेसमेंट ऑर्डर इज सेट असाइड बाय एपेलेट अथॉरिटी, बोले वेयर असेसमेंट ऑर्डर इज सेट असाइड बाय एपेलेट अथॉरिटी। सेट असाइड क्या होता है? सेट असाइड ये होता है, कोर्ट कहते हैं मैं फैसला नहीं सुना रहा। सेट असाइड, सेट असाइड कमिश्नर को कहता है दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। सेट असाइड, जाओ जाके खुद ही काम करो, दोबारा जाओ जाके दोबारा खुद ही काम करो, मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम लोग करते करते कुछ हो नहीं और मेरे पीछे पड़े रहते हो, मैं क्या चीज़ें देखूं तफसील से, तुमने देखनी थी खुद ही। अब कमिश्नर को थोड़ा टाइम दें, साल का अरसा दें, साल के अंदर अंदर कमिश्नर आपको असेसमेंट ऑर्डर भेज देगा। वेयर असेसमेंट ऑर्डर इज सेट असाइड बाय कोर्ट, द कमिश्नर शैल इशू द अपील इफेक्ट ऑर्डर। इसका नाम असेसमेंट ऑर्डर भी है, अपील इफेक्ट ऑर्डर भी है। विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच कोर्ट ऑर्डर इज सर्व्ड। Where an assessment order has been set aside by appellate authority, the new assessment order will be issued within from the end of the financial year in which appellate order was served। तो अब 3 सिनेरियोज हो गए, अगला काट दें। 3 सिनेरियोज हो गए। डायरेक्ट रिलीफ, डायरेक्ट रिलीफ वाले में 2 महीने, सेट असाइड वाले में 1 साल, और ये सिनेरियो ना बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग यानी अगर पेपर में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 2 साल। तो ये बातें हाईलाइट करने वाली हैं। डायरेक्ट रिलीफ में 2 महीने, सेट असाइड में 1 साल और बैलेंसिंग केसेस में 2 साल। इस ऑर्डर का मुश्किल सा नाम क्या है? अपील इफेक्ट ऑर्डर। आसान नाम क्या है? असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर। चलें जी, अब इसको याद कर लें क्योंकि आज तो हमने दूसरा सेस्ट न्यूमेरिकल करना है, तो जाके याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपने ना घर में सिर्फ ये आखिरी 2 लाइनें देखा करनी है बस। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी इशूड आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, द असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 2 years। असेसमेंट ऑर्डर की जगह लिखिएगा अपील इफेक्ट ऑर्डर। द अपील इफेक्ट ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 2 years फ्रॉम द end of the financial year in which the appellate order is served। अच्छा, इसी तरह जरा सर्कल लगा लें। where direct relief is provided by appellate authority, the assessment order shall be issued within 2 months after the receipt of court order। where assessment order is set aside by appellate authority, the appeal effect order या the assessment order जो भी लिख लें, the appeal effect order shall be issued within 1 year
फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच द एपलेट ऑर्डर इज सर्व्ड। अब एंड से गिनना है, 2 महीने वाले में एंड से नहीं गिनना, साल और 2 साल वाले में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से गिनना है। अच्छा, किताब में ना एक पेज है 451, उसमें ये सारी टाइम लिमिट्स की समरी दी हुई है, जितनी भी टाइम लिमिट्स है ना चैप्टर 15 में, उसकी समरी दी हुई है पेज 451। कहीं 2 साल है, कहीं 5 साल है, कहीं 1 साल है, कहीं 2 महीने हैं। मिल गया पेज 451। ओके, वापस आ जाए। टाइम लिमिट्स वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, 122 में थी कुछ 5 साल और 1 साल विच एवर इज लेटर, और कुछ इधर टाइम लिमिट्स हैं। ओके, अच्छा जी, पॉइंट 2 के साथ एक लाइन जुड़ी हुई है 3। सेट असाइड का क्या मतलब होता है? काम सारा दोबारा से करो या जितना कर रहे हो उससे आगे करो। सेट असाइड का मतलब ये होता है, सेट असाइड क्यों करता है? सेट असाइड का मतलब होता है हाई कोर्ट का जज जान छुड़ाता है, जान छुड़ाता है और फैसला नहीं सुनाता, बल्कि बात किस पे डाल देता है? कमिश्नर पे। अब कमिश्नर दोबारा काम खुद ही करता है और उसके घर असेसमेंट ऑर्डर भेज देता है। तो सेट असाइड में कमिश्नर सारा काम दोबारा करे या जहां तक काम हो चुका था उससे आगे करे, जहां तक हो चुका था उससे आगे करे। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड, इसे काट दें। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड द केस में कमेंस फ्रॉम द स्टार्ट। ना ना ना, फ्रॉम द स्टार्ट नहीं, द केस में स्टार्ट कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। तो उसका केस जारी रखें नेक्स्ट स्टेज से। इट विल नॉट बी नेसेसरी। अच्छा, आपने उससे अगर कोई नोटिस देके डाटा मंगवा लिया है तो वो डाटा भी दोबारा मंगवाएंगे। आपने उससे कोई रिटर्न फर्निश करवा ली है तो वो रिटर्न भी दोबारा फर्निश करवाएंगे। इट विल नॉट बी नेसेसरी टू री इशू एनी नोटिस which is already issued, and it will not be necessary to refurnish any return which was। तो जो आप नोटिस भेज के डाटा मंगवा चुके हैं वो नोटिस दोबारा ना भेजें, जो रिटर्न वो बेचारा जमा करा चुके हैं वो उससे दोबारा ना बनवाएं। तो फिर सेट असाइड में काम क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज से होगा या स्टार्ट से होगा? नेक्स्ट स्टेज से। चलें जी, बिल्कुल। पॉइंट 5 जो है ना, वो बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है। 2 बच्चे थे क्लास में, तो सर ने कहा ये कैलकुलेटर तुम्हारा नहीं है। तो इस बात से इम्प्लाइड क्या निकलता है? ये दूसरे बंदे का कैलकुलेटर है। तो कई दफ़ा ना कोर्ट का फैसला ये आता है कि ये इनकम नवाज शरीफ की नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली फिर किसी की तो है ना, फिर वो शहबाज शरीफ की होगी या नवाज शरीफ के किसी बेटे की होगी। तो मसला क्या होता था? मसला ये होता था कि कोर्ट का फैसला आता था ये इनकम नवाज शरीफ की नहीं है, तो कमिश्नर कहता था अच्छा फिर ये शहबाज शरीफ की है। तो शहबाज शरीफ कहता था मुझे क्यों पकड़ा, मेरा क्या कसूर है? कोर्ट के फैसले में तो बड़े ब्रो का नाम लिखा हुआ है, छोटे ब्रो का नाम तो नहीं लिखा हुआ, मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ, तो मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तो कहा जाएगा तुम्हें कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही तंग कर रहे हैं। माना कि तुम वजीर आजम हो, तुम्हें कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही तंग कर रहे हैं। पेज नंबर 344। कल वाली भी चीज़ें उर्दू में लिखी हुई थी, इनको जाके पढ़ लिया करें। एक 124 का 5। अगर कोर्ट के फैसले में ये कह दिया जाए कि ये इनकम अंजुम की नहीं है, यानी नवाज शरीफ की नहीं है, तो कमिश्नर 2 असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। असेसमेंट का लफ्ज़ पहले पढ़िएगा, ऑर्डर का बाद में, और फिर इशू का। तो कमिश्नर 2 असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। कमिश्नर 2 असेसमेंट ऑर्डर इशू करेगा। एक में क्या लिखा होगा? ये इनकम अंजुम की नहीं है, और दूसरे में क्या लिखा होगा? ये इनकम शहबाज शरीफ की है, अकरम की है, या कोई भी बंदा होगा जो वहां मौजूद जिसके बारे में शक होगा कि ये इनकम उसकी है। अब अकरम ये एतराज नहीं कर सकता कि मुझे क्यों असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, क्योंकि अकरम का ऑर्डर अंजुम के केस के फैसले के ताबे इशू हुआ है।
अब ये ना कहेगा कोर्ट को कैसे इल्हाम होगा ये इनकम अंजुम की नहीं है अकरम की है। भाई दो बच्चे बैठे हुए थे, लड़ाई हो रही थी कैलकुलेटर पे, अब एक का नहीं है तो फिर दूसरे का ना, तो कोर्ट को इस तरह सोच के ही कहेगा, ऐसी बोंगी तो नहीं मारेगा सड़क पे जाते बंदे की यार ये इनकम फिर तेरी है, तो इस तरह तो नहीं होगा। तो दूसरा बंदा क्या एतराज किया करता था कि कोर्ट के फैसले में तो मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, कोर्ट ने तो सिर्फ क्या फैसला सुनाया, कोर्ट का फैसला सुन लें, कोर्ट का फैसला सिर्फ क्या है, ये इनकम अंजुम की नहीं है। लेकिन कमिश्नर ने पंगा लिया, उसने कहा ये इनकम अंजुम की नहीं है, बस साबित हुआ कि ये इनकम अकरम की। अब एतराज कौन करेगा? तो अकरम को चुप क्या कह के चुप करा देंगे कि उसी फैसले की रोशनी में हमने तुम्हें ये कहा है, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ था। पढ़ें। एक और भी मसला है, वो भी इसने यहां डिस्कस किया है, उसको मैं जरा छुपा रहा हूं। अब जरा पढ़ें, इंग्लिश का फिक्रा समझ आ रहा है सारा? ये वाली लाइन घर में याद करने में थोड़ी मेहनत आपकी सर्फ होगी। समझ आ गया? वैसे उर्दू अगर साथ में लाके पढ़ें तो बाकी इंशाल्लाह इस सेक्शन में कोई ऐसी लाइन नहीं है जो याद करने में टफ टाइम दे सिवाय इस एक लाइन के। इफ ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड, कहां से कहां? फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम ऑफ वन टैक्स पेयर टू द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर टैक्स पेयर। अदर कौन था? अकरम। इज assumed to have been issued as a result of order of appellate authority। कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमने दो बातें निकाली हैं, हालांकि कोर्ट का फैसला सिर्फ कितनी बात कह रहा था? एक। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कोर्ट के फैसले में लिखा हो ये इनकम नवाज शरीफ की 2010 की नहीं है। अब दो असेसमेंट ऑर्डर इशू होंगे, एक में लिखा होगा ये इनकम नवाज शरीफ की 2010 की नहीं है और दूसरे में लिखा होगा पस साबित हुआ ये इनकम नवाज शरीफ की 2011 की है। तो एक साल से निकाल के इनकम दूसरे साल भी डाली जा सकती है। इफ ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड, लेकिन ये रिक्लासिफिकेशन कहां से कहां होने लगी है? फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर। किसी एक साल से इनकम निकाल के आपने दूसरे साल में डाल दी, तो आगे अंग्रेजी वही है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर year, other year, the assessment order issued for the year is assumed to have been issued as a result of order of appellate authority। तो ये assume किया जाएगा कि नए साल का ऑर्डर या नए बंदे का ऑर्डर उसी असेसमेंट ऑर्डर की रोशनी, जो कोर्ट का ऑर्डर था उसकी रोशनी के अंदर इशू किया गया। ये जनरल टाइम लिमिट्स कहां दी हुई है? जनरल टाइम लिमिट्स 122 के 2 और 4 में दी हुई है ना। इस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स है या इधर भी 122 के 2 की टाइम लिमिट्स होंगी? मुझे तो लग रहा है इस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हैं, 2 साल 2 महीने, इस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हैं या इस सेक्शन में भी 122 की टाइम लिमिट्स यूज होंगी? जल्दी बताएं ना। तो जिस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हों उसके लिए जनरल टाइम लिमिट्स यूज नहीं की जाएंगी, बस ये बता रहे हैं। वेयर अपील इफेक्ट ऑर्डर इज टू बी इशूड। सर ये अपील इफेक्ट ऑर्डर क्या है? ओ भाई यही जो हम सुबह से पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑर्डर, फॉर्मेलिटी टाइप की चीज। Where appeal effect order is to be issued, general time limits for issuing assessment, for issuing assessment का लफ्ज़ भी काट दें, general time limits will not apply। general time limits कहाँ लिखी हुई हैं? वो तो शुरू होती हैं assumed assessment order के साल के एंड से, और ये जो शुरू हो रही हैं ये कोर्ट के ऑर्डर के साल के एंड से शुरू हो रही हैं। तो जिस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स हों उस पर कौन सी टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी? जनरल टाइम लिमिट्स। अच्छा यार खुदा ना खास्ता इस सेक्शन में अगर आपको कभी टैक्स पे करना पड़ा ना, इन केस ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर पास्ड अंडर 124 द टैक्स पेएबल शैल बिकम पेएबल इमीडिएटली। तो टैक्स आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। अगली बात काट दें। तो इस सेक्शन के तहत अगर आपको टैक्स पे करना पड़ा तो कितनी जल्दी पे करना पड़ेगा? फौरन। पेज 342। बस अब 10-12 मिनट सब्र कर लें फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करने लगे।
124 से, ये तो एक बड़ी आसान सी बात है, उर्दू में ही पढ़ लेते हैं। पेज 344। कमिश्नर ने आप 2011 में आपने रिटर्न जमा करवाई, किस साल की? 2010 की। कमिश्नर ने आपको कहा ये जो तुम्हारा खर्चा है ना, गला सड़ा स्टॉक, ये खर्चा मैं नहीं मानता, ये खर्चा मैं नहीं मानता। 2012 में फिर दोबारा कमिश्नर ने कहा ये तुम्हारा गला सड़ा स्टॉक है ना, ये खर्चा मैं नहीं मानता। हर साल आपके बिजनेस की ऐसी नेचर थी कि कुछ बास्केट में आप स्टॉक फेंक देते थे। फिर 2013 के अंदर कमिश्नर ने फिर आपको कहा कि ये तुम्हारा जो गला सड़ा स्टॉक है ना, इसको मैं खर्चा नहीं मानता। और आप हर साल कमिश्नर व्हील के पास पहुंचे होते हैं। अब फिर अगले साल कमिश्नर ने आपको तंग किया, ये तुम्हारा जो गला सड़ा स्टॉक है ना, ये मैं खर्चा नहीं मानता। आप हर साल के बारे में किसके पास पहुंचे होते हैं? चलते चलते बाद कमिश्नर अपील के पास काफी सालों के केसेस इकट्ठे पाइल अप हो गए, और फिर चलते चलते वो अपीलेट ट्रिब्यूनल चले गए। चलते चलते एक वक्त ये आया, शायद वो केस हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया टैक्स पेयर के हक में। चलते 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 कोई दिन आया, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया फेवर ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के हक में फैसला सुना दिया, भाईजान ये गला सड़ा स्टॉक आपका एक्सपेंस है, जेन्युइन एक्सपेंस है। 2017 में कमिश्नर आया, इस साल जो तुमने खर्चा रिकॉर्ड किया मैं नहीं मानता। ओ भाईजान क्या अब तो बस कर दे, तेरी मेहरबानी। 2017 के अंदर फिर दोबारा आके तुमने छेड़ है, इधर छेड़ा, इधर छेड़ा, इधर छेड़ा, इधर छेड़ा, इधर छेड़ा। अब छेड़ना बनता था, इधर छेड़ने की क्या मसला है तुझे? अब तो हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला सुना दिया। तो अब टैक्स पेयर हाई कोर्ट के जज को कहेगा, यार आपने कह दिया था कि ये एक जेन्युइन रीजन आपने डिफाइन कर दिए कि ये मेरा खर्चा जेन्युइन है, बार बार कमिश्नर मुझे तंग करने आ रहा है, आप कमिश्नर को रोकें। तो हाई कोर्ट का जज कमिश्नर से कहेगा, यार अब इसको छेड़ना ना बंद कर दे, और वैसे भी बार बार छेड़ना अच्छा नहीं लगता, तो अब इसको छेड़ना बंद कर दे। बहुत छेड़ी है तूने, 5-6 सालों से छेड़ रहा है, तो इसको छेड़ना बंद कर दे। अब कमिश्नर 17 में नहीं छेड़ेगा, 18 में नहीं छेड़ेगा, 19 में नहीं छेड़ेगा, 20 में नहीं छेड़ेगा, और 20 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा टैक्स पेयर के खिलाफ। अब कमिश्नर इसको पकड़ेगा और पकड़ के सारे सालों के लिए एक ही दफा इकट्ठा छेड़ लेगा जाके। अब सारे सालों के लिए एक ही दफा इकट्ठा जाके छेड़ लेगा, क्योंकि अब किसके खिलाफ फैसला आ गया है? टैक्स पेयर के खिलाफ। जरा उर्दू में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में फैसला सुना दे और फैसला टैक्स पेयर के हक में हो, तो कमिश्नर को चाहिए कि सेम इशू पर टैक्स पेयर को बाकी सालों के लिए तंग, ख्वाह कमिश्नर, पहले कमिश्नर लफ्ज पढ़िएगा फिर हाई कोर्ट, ख्वाह कमिश्नर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना जा रहा हो। कोई जाता है तो जाए, जाने दो। कल कुछ और पढ़ा था कल हमने ये पढ़ा था कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और रिफंड का केस है तो रिफंड डिले कर दो, लेकिन ये मेरे ख्याल से टैक्स पेयर के लिए फायदे वाली चीज हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के हक में फैसला सुना दे, अब कमिश्नर पिछले सारे सालों को उठाकर बदल दे। इस बदलने का नाम अमेंडमेंट नहीं होगा, इस बदलने का नाम होगा मॉडिफिकेशन। कमिश्नर सारे सालों को बदल दे और हर साल में टैक्स पेयर की इनकम बढ़ा दे। और अब 122, 2 और 4 वाले टाइम लिमिट नहीं लगेंगी, वो लिमिट्स इस सेक्शन की अपनी है, वो मैं बताता हूं आपको। तो जिस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स आ जाए उसकी 122 की 2 और 4 वाले टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगे। तो समझ आई बात? तो सेम साल है और सेम साल के बारे में हर साल फिर अगला साल आता है, फिर अगला साल आता है, हर साल एक ही बात के ऊपर ना कौन किसको क्या कह रहा है। कमिश्नर टैक्स पेयर को कह रहा है कि यह खर्चा मैं नहीं मानता। चलते 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 किसी एक कोर्ट ने टैक्स पेयर के हक में फैसला सुना दिया। ऑनवर्ड्स अब क्या करें? कमिश्नर छेड़ना बंद कर दें और कल को कोई अगला कोर्ट
अगला, सुप्रीम को जरूरी नहीं है, कोई अगला कोर्ट किसके हक में फैसला, किसके खिलाफ फैसला सुना दे, आप कमिश्नर फिर सारे सालों को इकट्ठा बदलते। लेकिन ये कहानी ऐसे भी तो हो सकती है पेपर में कि चलते 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 केस एपलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा, उसने फैसला सुना दिया टैक्स पेयर के, पहला फैसला हक में आएगा, अगला फिर खिलाफ आएगा। चलते चलते केस किस कोर्ट में पहुंचा, इस पहले कोर्ट ने फैसला किसके हक में सुना दिया, टैक्स पेयर के। अब कमिश्नर छेड़ा छाड़ी बंद कर दे जब तक कि किसका फैसला ना आ जाए, हाई कोर्ट का, अगले कोर्ट का। अगला कोर्ट कौन सा है, अब हाई कोर्ट का फैसला अगर खुदा ना खासा टैक्स पेयर के खिलाफ आ जाए तो अब कमिश्नर पिछले सारे सालों को मॉडिफाई कर दे। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि पहले वाला कोर्ट क्या करेगा, हमारे हक में फैसला सुनाएगा, उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, छेड़ना बंद कर देगा, और जब अगला कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला सुना दे अब कमिश्नर सारे सालों की मॉडिफिकेशन इकट्ठी कर देगा। इसका नाम रिवीजन है या अमेंडमेंट है, मॉडिफिकेशन। Where a question of law has been decided by High Court or has been decided by Appellate Tribunal in favor of taxpayer. अब किसको रिलैक्स करवा दें, किसको जरा चुप करवा दें, भाईजान चुप कर जो, कमिश्नर मे फॉलो दिस डिसीजन फॉर सेम टैक्स पेयर फॉर अदर ईयर्स पेंडिंग बिफोर हिम। अब जो बाकी साल रह गए उनमें इसको छेड़ना बंद कर दे। कमिश्नर कहते हैं मैं तो अगले कोर्ट में जा रहा हूं, ओ यार जाते हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है। इवन इफ द कमिश्नर इज गोइंग इन एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, ऑर्डर के खिलाफ अगर आप अपील में भी जा रहे हो, ऑर्डर किसका ऑर्डर आया है, कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में भी जा रहे हो तो जाओ। लेकिन एक काम करो, जो एग्जामिनर ढूंढेगा आपके पेपर में, वो क्या ढूंढेगा, वो ढूंढेगा एग्जामिनर आपके पेपर में ये लफ्ज, कमिश्नर मे फॉलो दिस डिसीजन, उसे छेड़ना बंद कर दो। ये असल मेन बात है, कमिश्नर उसको छेड़ना बंद कर दो, क्योंकि किसकी फेवर में फैसला आ गया, टैक्स पेयर की। अगली लाइन में क्या लिखा होगा, अब किसके खिलाफ फैसला आ गया, टैक्स पेयर के। इन केस डिसीजन इज रिवर्स्ड, ये मैंने आगे लिखे, मतलब इसका मतलब आगे देख लेंगे, मीन्स नाउ इट इज डिसाइडेड। अब तो कमिश्नर टार्जन बन जाएगा, अब तो कमिश्नर जो है वो टार्जन बनेगा। कमिश्नर मे मॉडिफाई ऑल असेसमेंट्स, पिछले सारे सालों को उठा के बदल देगा, मे मॉडिफाई ऑल असेसमेंट्स। अच्छा, ये मॉडिफिकेशन अब काफ़ी सारे साल पेंडिंग हो गए, तो इसके लिए ना कमिश्नर को 1 साल का अरसा दे दें। तो फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 12 जनवरी 2015 को, तो मॉडिफिकेशन बता दें अब कब तक होगी, बोलो ना 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 30 जून ना बोलना, यहाँ ऐसा भी लाइनें लिखी हुई यार, विद इन 1 ईयर ऑफ द रिसीट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, बस 12 जनवरी 16। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 12 जनवरी 15 को, तो लिख लें मॉडिफिकेशन कब होगी, 12 जनवरी 16 तक, 1 साल के अंदर। ये मॉडिफिकेशन में कौन क्या करने लगा है, मोबाइल तो नहीं यूज करें आप लोग, मॉडिफिकेशन में कौन क्या करने लगा है, कमिश्नर पिछले सारे सालों को बदलने लगे। ओके, ये क्या लिखा हुआ यार, इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। जिस सेक्शन की अपनी टाइम लिमिट्स आ जाती हैं उसमें कौन सी नहीं लगती, 122 के 2 और 4 वाली नहीं लगती, क्योंकि इसकी अपनी टाइम लिमिट। तो ये बार बार लाइन आ रही है, इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स, जनरल टाइम लिमिट्स मैंने वहां लिख दिया उर्दू में, 122 के 2 और 4 वाली। ये सफा याद है, सेल्स टैक्स वाला। ऑडिट का क्या मतलब है, घूरना, और शो कॉज नोटिस का
बार्किंग, बार्किंग बोला करें। और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर का बाइट, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ आपके घर क्या आता है? एक्सेलेंट, डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस के कितने दिनों में आपने कमिश्नर अपील के पास जाना होता है? 30 दिनों में। आज एक और हाल आपको बता रहा हूं, आप कमिश्नर अपील के पास ना जाएं, कमिश्नर अपील के पास ना जाएं, आप शो कॉज नोटिस आते ही एफबीआर चले जाएं। शो कॉज नोटिस आते ही एफबीआर चले जाएं। आप एफबीआर वालों को कहें यार प्लीज एक कमेटी बनाओ, एक कमेटी बनाओ जो मेरा मसला सुने, एक कमेटी बनाओ जो मेरा मसला सुने। कहां पे आप जा रहे हैं? एफबीआर। क्या बनवाने? कमेटी। टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस, जैसे ही आपको क्या मिले? शो कॉज नोटिस। आफ्टर रिसीविंग शो कॉज नोटिस विल फाइल मुकमुका, ये मैं अपलोड कर दूंगा, विल फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट टू ओवरसाइट कमेटी। ओवरसाइट कमेटी इसका नाम है ना। विल फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट, कहते हैं मुकमुका कर लो यार, बात खत्म करो। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर तो तुम लोगों ने मेरे घर भेजना ही है, लेकिन उससे पहले ही जरा मुकमुका कर लो, मुकमुका कर लो। कमेटी में कौन होगा? चीफ कमिश्नर होगा, एडिशनल कमिश्नर होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा कमिश्नर भी होगा। हालांकि कमिश्नर को वैसे कमेटी में बैठना नहीं चाहिए, लेकिन चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर वगैरह कमेटी में होंगे। कमेटी प्रोसीड करेगी, अपने काम को चलाएगी। उसमें आगे दो ऑप्शंस हैं, हो सकता है कमेटी डिसाइड कर दे, हो सकता है कमेटी डिसाइड ना कर पाए। अगर कमेटी डिसाइड ना कर पाई, अगर कमेटी डिसाइड ना कर पाई तो केस शैल बी रेफर्ड बैक टू, फिर तो कमिश्नर ही केस को रेफर बैक करेगा, फिर तो कमिश्नर ही देखेगा केस को। लेकिन अगर कमेटी डिसाइड कर पाई और टैक्स पेयर उसके फैसले से मुतमईन ना हुआ, तो कमेटी का फैसला फाड़ के फेंक दे, टैक्स पेयर दोबारा किसके पास चला जाए। लेकिन अगर कमेटी ने डिसाइड कर लिया और टैक्स पेयर उनके फैसले से क्या हो गया, हम खड़े कहां हैं यार, जरा दोबारा देख लें हम खड़े कहां हैं। हमें शो कॉज नोटिस आया और हमने एक मुकमुका करने के लिए कमेटी की बनाने की रिक्वेस्ट की है। कमेटी में चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होगा। हालांकि कमिश्नर का बैठना उसमें बनता नहीं। वैसे कमेटी हो सकता है अपना फैसला सुना दे, हो सकता है ना सुनाए। कमेटी अपना फैसला ना सुना पाई या सुना दिया और टैक्स पेयर मुतमईन ना हुआ, तो फिर केस कौन सुनेगा? दोबारा कमिश्नर के पास चले जाएं फिर आप। और अगर कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया और टैक्स पेयर इससे मुतमईन हुआ, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में चार काम होंगे। अब टैक्स पेयर क्या पे करेगा? टैक्स। कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा जरूर आपके घर, कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जरूर भेजेगा आपके घर, कमिश्नर आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जरूर भेजेगा। टैक्स, लेकिन उसमें ऑब्वियसली उतना टैक्स नहीं मांग रहा होगा जितना आप सोच रहे थे पहले, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ना काम। कमिश्नर आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा, यानी बाइट तो करेगा लेकिन अब नीचे नीचे ही टांगों टांगों पे करके छोड़ देगा। कमिश्नर विल अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर, टैक्स पेयर विल वेव द राइट ऑफ अपील। टैक्स पेयर अब लिख के देगा, मैं कमिश्नर अपील के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि बात को खत्म करने की तरफ जाएं। टैक्स पेयर लिख के देगा, मैं कमिश्नर अपील की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर वो ये लिख के दे देता है तो इधर देखें, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड, बस और कुछ नहीं आप करना, आप सारे रिलैक्स हो जाएं। अब ये केस मुकमुका हो गया, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ डिमांड नोटिस आया, आपने टैक्स जमा कराया, अब आप अपील नहीं कर सकते। अब आप लिख के देंगे मैं अपील करने का राइट अपना क्या ले रहा हूं, वापस ले रहा हूं। तो वेरी इजी, दिस वाज द सेक्शन जो हमारा रहता था। कौन सा? 122 डी। अच्छा यार, दो केसेस ना, दो केसेस इस सेक्शन के स्कोप से बाहर हैं, दो केसेस इस सेक्शन के स्कोप से बाहर हैं। नंबर 1, केसेस इन्वॉल्विंग कंसीलमेंट ऑफ इनकम, जहां इनकम आपने जानते बूझते हुए कुछ चोरी की है, वहां ये सेक्शन नहीं लगेगा। और इधर देखें, क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्टिंग अदर केसेस, ये मैं अभी आपको लिखवा देता हूं। असल में कई दफा कोई एक केस मुल्की लेवल पे चल रहा होता है, जैसे मुल्की लेवल पे शुगर मिलों के खिलाफ पिछले दिनों केस चल रहा था, तो सारी शुगर मिलों में से कोई एक शुगर मिल वाला ये नहीं कह सकता
कि मैं कमेटी बनवाने लगा हूं, क्योंकि वो मुल्की लेवल पे सबका मसला है। हाँ, किसी एक टैक्स पेयर का अकेला मसला हो तो वो चला जाए। कुछ मसले होते हैं बच्चों के सबके, तो वो जो मसला सबका है बच्चों का, तो वो फिर आई कैप में जाने की जरूरत नहीं है, वो आई कैप देख रहा है उस मसले को ऑलरेडी। लेकिन किसी एक बच्चे का मसला है तो वो आई कैप को जाके कहते यार ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। लेकिन अगर सबका मसला है तो फिर आई कैप को जाने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी पता क्या चल रहा है। तो कौन से केसेस ओवरसाइट कमेटी के पास नहीं जा सकते? 2। नंबर 1 कंसीलमेंट, और जहां काफी सारे लोगों के सिमिलर केसेस चल रहे हैं। इसकी मैं उर्दू अभी आपको लिखवाऊंगा। अच्छा, ये मैंने ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 3 4 6 सबसेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, निकाल लें। किधर है? 333। ये आने का ना काफी चांस है, ये वाला सेक्शन। अच्छा, एक और छोटी सी बात याद रखिएगा, एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है सेल्स टैक्स में, वो ये कि शो कॉज नोटिस के बाद टीपी रिप्लाई करता है। जाहिर बात है, अगर कोई भोंगरे आ गया आपके और आपको उसने काटना है तो उससे पहले आपको रिप्लाई का हक है ना, तो टैक्स पे रिप्लाई भी करता है। वो रिप्लाई किसको भेजता है? कमिश्नर को। लेकिन साइमल्टेनियसली एक और काम भी शुरू कर देता है। कमिश्नर को रिप्लाई भेजता है, यार खुदा के लिए ऐसा ना कर, तेरी मेहरबानी मेहरबानी। और साथ ही कमिश्नर को एक और चीज़ बताता है, यार मैं ना कमेटी की तरफ भी जा रहा हूँ, मैं कमेटी भी बनवा रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एफबीआर से, हो सकता है मेरी मान जाए वो और मुझे मेरी मानने पे वो क्या बनवा दें? कमेटी। एक बात तो होनी है, क्या? टैक्स पेयर विल ऑलवेज रिप्लाई आफ्टर शो कॉज नोटिस टू डिफेंड हिमसेल्फ। ये तो करना ही करना है, क्योंकि हो सकता है कमेटी ना बन पाए, फैसला ना सुना पाए, कमेटी में तो मसला भी आ सकता है। लेकिन एक राइट आपका है, वो क्या है? कमिश्नर को प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करें, दरख्त पे चढ़ें और उसे कहें अब काट, तो उसे प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करने की आपको इजाजत है। ये भी इस सेक्शन में बात जहन में रख के अब पढ़ना शुरू करें। बॉटम से चलते हैं। पॉइंट 5, कमेटी में कौन कौन होगा जी? कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई केसेस इन्वॉल्विंग चोरी ऑफ और वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट मिलते जुलते केसेस। इसकी मिसाल लिखें। कई शुगर मिलों के खिलाफ मुल्की लेवल पे केस चल रहा है, कई शुगर मिलों के खिलाफ मुल्की लेवल पे केस चल रहा है। पेज 133। कई शुगर मिलों के खिलाफ मुल्की लेवल पे केस चल रहा है। अब एक शुगर मिल बीच में से निकल के कमेटी नहीं बनवा सकती। कई शुगर मिलों के खिलाफ मुल्की लेवल पे केस चल रहा है। अब एक शुगर मिल बीच में से निकल के कमेटी नहीं बनवा सकती। ओके, पॉइंट 4, वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कंसेंसस। ढूंढें, वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कंसेंसस। मिल गया? किधर देख रहे हैं आप लोग? कमेटी नॉट डिसाइडेड, वेयर कमेटी हैज नॉट रीच्ड एनी कंसेंसस और टैक्स पेयर इज नॉट मुतमिन विद द डिसीजन ऑफ कमेटी। डिसीजन तो आ गया लेकिन टैक्स पेयर इज नॉट मुतमिन, तो क्या करें फिर? ग्रीन वाला, केस शैल बी रेफर्ड बैक टू कमिश्नर। अब कमिश्नर कैसे फैसला सुनाएगा? कमिश्नर अब फैसला सुनाएगा वो जो आपने उसको रिप्लाई किया हुआ था उसकी रोशनी में। कमिश्नर फैसला सुनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो नई चीज मैंने आपको एंड पे पढ़ाई थी, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई ऑफ द टैक्स पेयर ऑन शो कॉज नोटिस। डन। आगे
.3 में क्या लिखा हुआ है जी? वेयर द टैक्स पेयर इज, तो चार बातें हैं। इफ टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड तो चार बातें। नंबर 1 जुबानी याद कर लें, टैक्स पेयर विल पे द टैक्स, कमिश्नर विल अमेंड द असेसमेंट, टैक्स पेयर विल वेव द राइट ऑफ अपील। अब बस केस मुक गया, खत्म। तो नो टैक्स पेयर शेल डिपॉजिट द टैक्स, पेनल्टी वगैरह जो भी होगी बीच में डाल के डिफॉल्ट से चार। कमिश्नर विच शैल अमेंड द असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द कमेटी डिसीजन आफ्टर टैक्स पेमेंट, टैक्स जरूर पे करना है। टैक्स पेयर शैल वेव द राइट ऑफ अपील, क्या मतलब? टैक्स पेयर अब अपील नहीं कर सकता अगेंस्ट द अमेंडेड असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट के खिलाफ अब आप कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकते। एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकन ऑन इश्यूज डिसाइडेड बाय कमेटी। लेकिन एक शर्त है, इफ द टैक्स एज पर क्लॉज, तो काट देना लफ्ज, इफ द टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय टैक्स पेयर। तो अगर टैक्स पेयर ने जमा करवा दिया है तो फिर अब केस खत्म हो गया या अभी भी अपील में जा सकता है? नहीं, खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि कमेटी किसने बनवानी है, कैसे बनवानी है, उस सारे का तरीका जो हमने पहली लाइन में पढ़ा था। इफ अ टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग अ शो कॉज नोटिस, पता है हम खड़े कहाँ हैं? आफ्टर रिसीविंग अ शो कॉज नोटिस, वो जो सेल्स टैक्स में जाके भी सफा दिखाया था। इफ अ टैक्स पेयर आफ्टर रिसीविंग अ इंटेंट्स टू सेटल हिज केस ही मे फाइल, ये ना इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लें या हाईलाइटर यूज कर लें, ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट। इसका नाम क्या है जो इसने जमा कराया सफा? ही मे फाइल ऑफर ऑफ सेटलमेंट। किसके सामने? एक और चीज हाईलाइट करें, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। कमेटी का नाम बताएं, सफे का नाम बताएं जो जमा करवाने, ऑफर ऑफ मुकमुका, और किसके सामने जमा कराने? इन एडिशन टू फाइलिंग रिप्लाई टू कमिश्नर का मतलब समझ आया? कमिश्नर को तो रिप्लाई करना ही करना है, और एक और रास्ता भी क्या अवेलेबल है? कमेटी बनवा लें। द कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑफर, जब कमेटी को आप ऑफर कर देंगे मुकमुका की, मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स मंगवा लेगी, आगे काट दें, एंड मे डिसाइड टू एक्सेप्ट द ऑफर और मॉडिफाई द ऑफर। इन दोनों में क्या फर्क है? मे एक्सेप्ट द ऑफर, मे मॉडिफाई द ऑफर। एक्सेप्ट उसी तरह जिस तरह आपने किया उसी तरह मान जाएगी, या थोड़ा बहुत चेंज करके मान जाएगी। मे मॉडिफाई द ऑफर और मे एक्सेप्ट द ऑफर थ्रू कंसेंसस, मशवरे से, मशवरा करके कमेटी में आपस में कमेटी वाले मशवरा करेंगे। एंड कम्युनिकेट, अच्छा ये सिर्फ मेक करना जरूरी है या मेक करके डिस्पैच भी करना जरूरी है? एंड कम्युनिकेट सच डिसीजन। क्लियर? सेक्शन 21 का क्यू, चैप्टर 8, पेज नंबर 136। पेज नंबर 136। ये जी छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, इस तरह के हज़ार न्यूमेरिकल हमने किए हुए हैं, और कॉन्सेप्ट आसान सा है। वर्किंग 3 किसी को याद हो सेल्स टैक्स में? वर्किंग 3, टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड एंड टू अनरजिस्टर्ड बंदों को सेल करने पर, ऊपर देख रहे हैं, अनरजिस्टर्ड बंदों को सेल करने पर इनकम टैक्स में सजा है। इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में जो सजाएं थी वो अलग है। अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करें तो इनकम टैक्स वाले आगे बढ़ के आपको क्या देंगे? सजा देंगे। क्या अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करना इनकम टैक्स वाले कहते हैं जुर्म नहीं है, लेकिन एक अनरजिस्टर्ड बंदे को, एक अकेले को साल में 100 मिलियन से ज्यादा की सेल नहीं करनी आपने। एक बहुत बड़ी फिगर है, एक अनरजिस्टर्ड बंदे को साल में 100 मिलियन से ज्यादा की सेल नहीं करनी। हाँ, अगर उससे कम सेल कर लो तो फिर इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम कोई सजा नहीं देंगे। तो इनकम टैक्स वाले भी थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ किस सेल पर? ऐसी सेल पर जो 100 मिलियन से ज्यादा है। इनपुट डिसअलाउ करेंगे या खर्चे डिसअलाउ करेंगे? खर्चे। ये तो बिजनेस का चैप्टर है ना, इसमें खर्चे डिसअलाउ कर देंगे। तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल कर दी किससे ऊपर? 100 मिलियन से ऊपर,
तो जिस बंदे को आपने सेल की 100 मिलियन से ऊपर, उसकी सेल के खर्चे डेड। ओके, मिस्टर एक्स हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। मुझे बताते जाइएगा सेल में कोई मसला तो नहीं। सेल टोटल है 600 और खर्चे टोटल हैं 320। पहली सेल में कोई मसला? 480 मिलियन की सेल की है रजिस्टर्ड लोगों को, सेल टू रजिस्टर्ड, कोई मसला तो नहीं इसमें। मिस्टर बी को सेल की है 10 मिलियन की, ये अनरजिस्टर्ड है, कोई मसला तो नहीं सेल में। 100 मिलियन से कम है 10 मिलियन। ये क्या कर दिया हमने? ओहो, 110 मिलियन की सेल किसको कर दी है? अनरजिस्टर्ड को नहीं, एक अनरजिस्टर्ड बंदे को। आप बता दें 680 की सेल में से टोटल सेल कितनी है? 680। इसमें से हमारी नजर में जाली सेल कौन सी है? तो रजिस्टर्ड को सेल करना जुर्म है, अनरजिस्टर्ड को 100 मिलियन से कम सेल करना जुर्म है, अनरजिस्टर्ड को 100 से ऊपर की सेल करना जुर्म है। अब क्या आप बता सकते हैं 320 का खर्चा 600 की सेल के लिए है, तो 110 की सेल के लिए कितना खर्चा है? उसको डेड करना है। निकालना आता है? नहीं निकालना आता तो फिर मैं सेल्स टैक्स टाइप कैलकुलेशन करवा देता हूं आपको। अगर आपको नहीं निकालना आता तो मैं सेल्स टैक्स टाइप एक कैलकुलेशन करवा देता हूं। सेल और इधर हम लिखते थे इनपुट। चाती मारे, खर्चे कितने हैं? और चाती मारे, खर्चे कितने हैं? 320। चाती मारे, सेल कितनी है? 600। पहली सेल कितनी थी? दूसरी 110, तीसरी 10। मुझे एतराज सिर्फ किस सेल पे है? 110 पे। इस तरह लिखने लग जाएगा टैक्सेबल एग्जाम, इस तरह लिखने लग जाएगा। आपके समझने के लिए शुरू कर रहा हूँ, हालांकि कैलकुलेटर पे आप वैसे भी कर सकते थे। अब आप बता दें इस सेल का खर्चा, कैलकुलेटर में निकाल लें, इस सेल का खर्चा 320 सारे खर्चे हैं डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 59 का खर्चा मेरी नजर में क्या होने जा रहा है? डेड होने जा रहा है। ये था जी सेक्शन 21 का क्यू। इस तरह जरा नोट कर लें, फिर जिस तरह पेपर में नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह भी नोट कर लें ताकि लॉजिकली याद रहे। वैसे इस तरह करेंगे जो नॉर्मल कैलकुलेटर पे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा कैलकुलेटर पे, इस तरह को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये सेल बुरी है तो इसका खर्चा डेड कर दें। ओके, लेकिन यार इतना भी जुल्म नहीं करना आपने कि 59 पूरा ही डेड कर दें। लोअर ऑफ करके करना है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है यहाँ, लोअर ऑफ करके करना है, पूरा 59 डेड नहीं करना। चलें जी, प्रॉपर तरीके से अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। ये जी सवाल आपके सामने है, अब मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ। वर्किंग में आपने निकालना है डिसअलाउड। डिसअलाउड होगा जी लोअर ऑफ करके, लोअर ऑफ एक्चुअल और 10% एक्चुअल या 10% ऑफ 320। ये फिर अपनी तरफ से है, 320 टोटल खर्चा है, 10% इसका। एक्चुअल कैसे निकाला है मैंने, ज़रा हिम्मत करवा के निकलवाएं। एक्चुअल जिसमें मसला है, खर्चे कितने हैं बोलें? 320। टोटल सेल, टोटल खर्चे डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय बुरी सेल कितनी? तो एक्चुअल जो नॉट अलाउड होना चाहिए था अभी मैंने निकाला है 59। इस तरह भी निकाल सकते हैं जिस तरह मैंने निकाला है, या उधर जो मैंने किया वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसको कंपेयर किससे करना है? इधर देख रहे हैं आप लोग, इसको कंपेयर किससे करना है? 10% ऑफ 320 से। व्हाट इज 320? टोटल खर्चे। इसको कंपेयर करना है 10% ऑफ 320 से, कितना आ गया? 32। बता दें नॉट अलाउड क्या है? 32। अब आपको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ज़रा वो भी रिवाइज कर लेते हैं। एक क्या तरीका है? सेल से चल के
और एक क्या तरीका है, प्रॉफिट से चल के। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से जरा करते हैं न्यूमेरिकल। नॉट अलाउड क्या डिसाइड हुआ है, 32। अच्छा, अगर मैं प्रॉफिट से चलूं तो शायद आपको पता है प्रॉफिट आ रहा है ये 280। तो अगर मैं प्रॉफिट से चलूं तो प्रॉफिट से चलते हुए आपको पता है फाइन वगैरह, नॉट अलाउड वगैरह क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। कितना, सेल से चलते हुए किसी को याद हो क्या करना होता है, सेल से चलते हुए अलाउड माइनस करने होते हैं। ये जरा देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूं। सेल कितनी है, 600, माइनस कौन से करने हैं, अलाउड। अलाउड निकालने का तरीका सुन लें, टोटल माइनस नॉट अलाउड विल गिव मी अलाउड। व्हाट इज टोटल, 320। व्हाट इज नॉट अलाउड एज पर माई वर्किंग, 32। सो टोटल माइनस नॉट अलाउड विल गिव मी अलाउड कितने, 288। रास्ते जो भी हों मंजिल तो एक ही है ना। ये मैं लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन के ऊपर दो तरीके से मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और इस लाइन के नीचे वर्किंग है। कर लेना, सॉल्व करें पूरा, घर जाके कहाँ टाइम मिलना है। सेल्स टैक्स से कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे मैं बता देता हूँ। हाँ जी, नहीं और तो कोई बात नहीं। सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स में मैं बता रहा हूँ, वो मैं बताने लगा हूँ। अच्छा जी, पढ़ लें इसको। ये फॉर्मूला क्या बना था यार, इसका भी फॉर्मूला उसने बना दिया, ए ओवर बी इंटू, वेर ए इज द रिडक्शन, बी इज द टर्नओवर एंड सी इज द टर्नओवर ऐसे बंदे का जिसको आपने 100 मिलियन से ऊपर की सेल। इसका भी फॉर्मूला बना दिया उसने। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होते हैं मैन्युफैक्चरर्स। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फॉर सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, फॉर्मूला इज बिलो, ए ओवर बी इंटू सी। ए अभी हमने क्या लिया था 320 और बी 600, और सेल कितनी ली थी मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड 110। लेकिन यार ये जो सेल लेनी है ये 2 लाख टाइप फिगर होगी या 2,34,000 टाइप फिगर होगी? कैलकुलेशन में दोनों फिगर्स दे दे, 2 लाख टाइप फिगर लेंगे या 2,34,000 टाइप? एक्सेलेंट। सेल कौन सी वैल्यू उठानी है, एक्सक्लूडिंग वाली या इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स वाली? एक्सक्लूडिंग वाली, यानी 2 लाख टाइप फिगर उठानी है या 2,34,000 टाइप? इस सेल मेड टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट वेयर सेल इक्वल पे भी जुर्म है, और एक्सीड 100 मिलियन पर पर्सन।
एक बंदे को 100 से ऊपर नहीं करनी, अगर ज्यादा लोगों को मिला के 100 से ऊपर कर दी उसमें कोई हर्ज नहीं। और इसको कंपेयर किससे करना है बताएं? 10% ऑफ टोटल डिडक्शन। बोर्ड कुछ लोगों के लिए ये प्रोविजन खत्म कर सकता है। ये क्लॉज पहली दफा कब आई थी? अक्टूबर 2020 में। हम तो 2022 में पहुंचे हैं, ये 2020 में पहली दफा प्रोविजन आई थी। सेल्स टैक्स में भी, इधर देख रहे हैं, सेल्स टैक्स में भी ये जुर्म है। उधर खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, उधर इनपुट डिसअलाउ होगा। ये हमारा पेंडिंग था सेल्स टैक्स में, निकालें। सेल्स टैक्स में ये हमारा पेंडिंग था। किस सफ़े पे था पेंडिंग? किसी को याद हो? माशाल्लाह अच्छे अच्छे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, किसी को याद हो? पेज नंबर 479, पेज नंबर 479। मैंने काली पट्टी से कुछ काट दिया है, आप बाकी लाइन पढ़ें। वही बात लिखी हुई है, A registered person can make sale to unregistered person up to 100 million in a year। साल में कितनी सेल कर सकते हैं? सिर्फ 100 मिलियन। अगर आपने ऐसा ना किया तो सेलर शेल नॉट बी एंटाइटल टू माइनस इनपुट। तो सेलर को इनपुट माइनस करने की जरूरत नहीं। इनपुट या खर्चा? इनपुट। पूरा इनपुट डेड हो जाएगा। उधर तो खर्चा लोअर ऑफ करके डेड होता था, इधर पूरा ही इनपुट क्या हो जाएगा आपका? डेड हो जाएगा। लेकिन मोहतरम ये बात हम न्यूमेरिकली अप्लाई नहीं कर सकते पेपर में, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल जो है ना मंथली आता है, न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स में एनुअल नहीं आता, इसलिए ये बात न्यूमेरिकली अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए सेल्स टैक्स के लॉ में एक एडिशनल चीज है जो इनकम टैक्स के लॉ में नहीं है, महीने की सेल 10 मिलियन से ऊपर नहीं हो सकती। ये बात न्यूमेरिकली हमें इंशाल्लाह आया करेगी पेपर में, महीने की सेल 10 मिलियन से ऊपर नहीं हो सकती, ये बात न्यूमेरिकल्स में आएगी। थ्योरी में तो दोनों बातें याद रखनी है। साल में क्या नहीं कर सकते? यानी हम साए कहते हैं यार आप साल के अंदर ना 50 दफा से ज्यादा हमारे घर बॉल लेने नहीं आ सकते दीवार फलांग के, और महीने में 6 दफा से ज्यादा नहीं आ सकते। दोनों लिमिट्स लगाई जा सकती हैं। तो साल में 100 मिलियन से ज्यादा सेल करना जुर्म है। ये मेरे ख्याल से न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं होगा सेल्स टैक्स में। न्यूमेरिकली क्या टेस्ट होगा? ये 10 ज़रब 12 120 नहीं बन रहा, वो अलग अलग दोनों बातें हैं। तो 10 मिलियन महीने में सेल करना जुर्म है। क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप सेल कर सकते हैं? हाँ, वो कुछ लोग हैं, हुकूमत के इदारों को सेल कर दें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, कोई बाहर के मुल्क से लोग आए हैं डिप्लोमेट्स वगैरह, कोई माजूर लोग हैं या किसी को हुकूमत ने प्रिविलेज दिया हुआ है, इन लोगों को आप सेल कर दें, कोई मसला नहीं। इनके अलावा बाकियों को सेल नहीं कर सकते आप। ये इंशाल्लाह हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगले सफ़े पे ना एक न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि 12 मिलियन की सेल हमने कर दी है, 10 से ऊपर की कर दी है ना 12 में, तो इसका न्यूमेरिकल करेंगे, अभी उसे हाथ नहीं डालना। ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। और क्या रह गया यार हमारा? एक तो ADRC है, वो मैंने आपको बताया कल करना है, और चैप्टर 3 का आखिरी सफ़े, वो तो कल हो जाएंगी दोनों चीज़ें। अब चैप्टर 14 में ज़रा देख लें क्या क्या रह गया। चैप्टर 15 में उदासी सी हो रही है। हाँ ठीक है, आप अपने घर चले जाएंगे, मैं अपने घर। मिस करेंगे, बरकत माँ के इशारे पे कहीं मिल लिया करेंगे, कुछ कर लेंगे, इसका सोच लेते हैं अभी। अच्छा, अब आप वो चैप्टर 15 में, अच्छा ठीक है, चैप्टर 15 में आप देखें पेज 321 के टॉप पे एक डब्बा मिसिंग है, और खुशी की खबर सुने, ये डब्बा हमने कर लिया हुआ है। याद आ रहा है? 0 पेनल्टी, 25% पेनल्टी, तो ये डब्बा हमने कर लिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इस डब्बे को तो नहीं हम पढ़ते, इस डब्बे को इंशाल्लाह हम 1-2 मिनट बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ के आ जाते हैं सेल्स टैक्स वाला डब्बा, तो शायद आपको याद आ जाए। सेल्स टैक्स में ये डब्बा हमने पढ़ा था पेज 477 पे। डब्बा आपको याद हो ना हो, ये शायद आपको याद होगा, हाथों के इशारे। अगर आप रिटर्न फाइल कर दें
और आपका दिल चाह रहा है रिटर्न रिवाइज करने को, लेकिन नोटिस ऑफ ऑडिट से पहले पहले, तो कितनी पेनल्टी? अगर आप रिटर्न फाइल कर दें और नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया है, घूरी पड़ गई है बार्किंग से पहले पहले, तो अब आप नोटिस ऑफ ऑडिट के बाद और शो कॉज नोटिस से पहले पहले, तो कितनी पेनल्टी? ये क्या करने पे क्या हो रहा है? ये इन टाइम्स में रिटर्न रिवाइज करने के ऊपर पेनल्टी पे हो रही है। तो अगर आप खुद ही रिटर्न रिवाइज कर दें इस दिन, तो टैक्स वाले अपना बोरिया बिस्तरा समेट के चले जाएंगे। अब आप बस खुद ही रिटर्न रिवाइज कर दें। और अगर आपको शो कॉज नोटिस आ गया है, अब बहुत देर हो गई है, अब सिर्फ अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने, स्टिल आप बचना चाहते हैं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने से, तो आप फिर टैक्स जमा करवा दें, डिफॉल्ट से चार्ज जमा करवा दें, अब आप बच सकते हैं। तो शो कॉज नोटिस के बाद भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है क्या करने की? रिटर्न रिवाइज करने की। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 25 के 5 में और 26 के 4 में, एक ही बात लिखी हुई थी। ये बात हमने कहां पढ़ी थी? सेल्स टैक्स में। अब यही बात हम कहां पढ़ने लगे हैं? इनकम टैक्स में। किन अल्फाज से पढ़ी थी हमने? बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, but बिफोर शो कॉज नोटिस, आफ्टर शो कॉज नोटिस। अच्छा यार, इस लाइन को ना मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, इस लाइन को जरा ब्रैकेट में ले लें आप भी, मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप ब्रैकेट में ले लें। इस हाईलाइट हुए हुए को ना पढ़िएगा। ए चैप्टर 15, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड व्हेन फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। Following amounts will be paid at the time of filing a revised return. Time of furnishing revised return, amount required to be deposited. Before receipt of notice of audit, वही लफ्ज लिखा हुआ है, before receipt of notice of audit, कितनी पेनल्टी? No. During audit and before receipt of show cause notice, वही लफ्ज लिखा हुआ है, ग्रीन वाले को ना पढ़ें, during audit and before receipt of show cause notice, कितनी पेनल्टी? आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, यानी बार्किंग के भी बाद, आफ्टर इश्यूएंस ऑफ टैक्स। ओ इनकम टैक्स वाले तो बड़े रहमदिल निकले। सेल्स टैक्स वाले कितनी पेनल्टी मांग रहे थे? 100%। इनकम टैक्स वाला ने, इनकम टैक्स वालों ने कितनी पेनल्टी मांगी? 50%। ठीक है जी, ये छोटा सा फर्क है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसको आपने कॉन्सेप्ट समझते हुए नहीं पढ़ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की मत मार देगी। ये जो लाइन है ना, ये जब पढ़े होंगे ना ग्रीन वाली, तो आप गलत ट्रैक पे चल सकते हैं। क्यों? आप समझेंगे शायद अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी आ गया है। मुझे ये डर है कि ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप समझेंगे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी आ गया है। हालांकि तीनों सिनेरियोज में अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया। इधर क्या लफ्ज लिखा हुआ है? आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, इधर बिफोर इश्यूएंस ऑफ। अब ये लाइन उसने डाली क्यों है? ये लाइन उसने डाली क्यों है? ऐसे ही उसके दिल में आया कि मैं लोगों को बता दूं कि शो कॉज नोटिस इशू होता है फॉर अमेंडमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि अमेंडमेंट हो गई है, ऐसे ही उसके दिल में आया मैं बता दूं लोगों को कि शो कॉज नोटिस क्यों इशू होता है? फॉर अमेंडमेंट। जैसे डॉगी ने भी बाइट नहीं किया, लेकिन आपको क्या कहे? आई एम बार्किंग फॉर बाइटिंग। व्हाट डज इट मीन? अभी बाइट नहीं हुआ, अभी बाइट नहीं हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं, ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझते हुए ब्रैकेट वाली बात ना पढ़िएगा। लेकिन लॉजिकली बात उसने ठीक लिखी है। उसने बता दिया शो कॉज नोटिस मेरा भेजने का मकसद क्या होता है? फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। नीचे भी उसने लिख दिया शो कॉज नोटिस भेजने का मेरा मकसद क्या होता है, लेकिन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया नहीं होगा। आया सिर्फ अभी क्या होगा? इधर शो कॉज नोटिस। यार पिछले सफे पे आए, पे 320, ये भी आपका पेंडिंग है। पे 319 पे पॉइंट नंबर सी। अब मैं आपको आज बताऊंगा, अभी आज सारा हमने ये पढ़ा है तरतीब से, आज हमने ये सारा पढ़ा है। अच्छा, पे 319 पे पॉइंट नंबर सी, ये हमारा रहता था क्योंकि हमने ये सेक्शंस नहीं पढ़े हुए थे। 121 बेस्ट जजमेंट,
122 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, 122 से कमिश्नर अपने छोटे का ऑर्डर रिवाइज करता था। 129 कमिश्नर अपील का फैसला, कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल। 132 एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला, कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल। और 133 हाई कोर्ट की जजमेंट। पॉइंट सी बड़े प्यार से एक बात करके चला गया, कहते इन सारे फैसलों के बाद भी अगर आपका दिल चाहे ना रिटर्न रिवाइज करने को, हम आपको मना नहीं करेंगे, आ जाना। हो सकता है हाई कोर्ट भी कोई गलतियां ना पकड़ सका हो आपकी, और आपको एहसास पैदा हो कि मैंने मरना है, तो ऐसा ना हो शहबाज शरीफ मुझे क़यामत के दिन पकड़ ले। तो वज़ीर आज़म से बचने के लिए क़यामत के दिन, हुकूमत से बचने के लिए क़यामत के दिन आपने कहा यार मैं टैक्स जमा करा के ही मरूं, तो कहते हैं ये सारा आपके साथ हो गया है, फिर भी आपको लग रहा है और होना चाहिए था मेरे साथ कुछ, तो आप आ जाएं, रिटर्न रिवाइज कर दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकम हुई तो बढ़ा के लाइएगा, लॉस हुआ तो कम करके लाइएगा, फिर आइएगा, वरना ना ही आइएगा तो बेहतर है। तो इन सारे ऑर्डर्स के बाद भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन स्टिल फाइल अ रिवाइज रिटर्न। लेकिन एक शर्त है, टैक्सेबल इनकम आपने रिवाइज रिटर्न में क्या करके लानी है? ग्रेटर देन द इनकम डिटरमिन्ड इन प्रीवियस ऑर्डर इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी और इशूड बाय एपेलेट अथॉरिटी। जरा मुझे बताएं, मैं हाइलाइटर मेरा देखिएगा, ये कौन सी अथॉरिटीज के ऑर्डर थे? चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये टैक्स अथॉरिटीज के ऑर्डर थे, और ये किन के ऑर्डर थे? एपेलेट अथॉरिटी के। तो टैक्स अथॉरिटी के ऑर्डर्स के बाद भी आप हमारे पास आ सकते हैं। नंबर 2, एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स के बाद भी आप हमारे पास आ सकते हैं। क्या करने? लेकिन शर्त क्या है? इनकम हुई तो बढ़ा के लाइएगा, लॉस हुआ तो कम करके लाइएगा। तो आज हमने ये पढ़ा है सारा। तस्वीर खींच लो। हाँ जी, देख लेते हैं, कल बता देना। अच्छा जी, सेक्शन 136 सुबह सुबह पढ़ा था। 124 में तो याद है ना, वो पढ़ा था हमने 2 साल, 1 साल और 2 महीने। 124 से वो वाला, वो जो कमिश्नर पिछले सारे सालों को मॉडिफाई कर देगा। 122 डी पावर पॉइंट वाला प्रेजेंटेशन जो थी, चैप्टर 8 में 21 का क्यू पढ़ा है। फिर 114 का हमने 6A पढ़ा है, और 114 का 6 का C पढ़ा है। लेकिन ये सारे ज़रा 1 मिनट नोट कर लें, ये चैप्टर 8 वाला है, बाकी सारे चैप्टर 15 के हैं। तो ये सिर्फ एक चीज़ चैप्टर 8 की पढ़ी है। अगली क्लास का टाइम आई रिपीट 1:45 से लेके 12:45 से लेके 1:45 ग्राउंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे 2:15 से 3:15, या 2:15 से 3:15। और अच्छा, R1 कहाँ पे? सर उमेर की? नहीं तो आप तो फिर 12:40 से 1:40 वाले में आ जाओगे ना? नहीं, वो तो फिर आपका अपना है, अब मैं क्या करूँ, उसमें आप आ सकते हो। अच्छा, तो 1-2 मिनट, हाँ यूट्यूब पे अपलोड होगी। कौन बोल रहा है? पुत्र तू फ्री है उस टाइम, मुझे भी पता है। दोनों टाइमों में फ्री नहीं हो, मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज।